निश्चित तौर से हमसे पहले तमाम हमारे साथियों ने बात रखी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी जाबाजी के साथ बात रखी, सुरेश आर्य जी ने बात रखी और मकसद हम सबका साथ है। मकसद साफ है कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाना। बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि बीएसपी की जरूरत इस देश में आखिर क्यों। आज ये तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर भी है, बीजेपी भी है, तो आखिर बीएसपी की जरूरत क्यों पड़ रही है। पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन तब भी पूरे देश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, जो अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उन सबके मन में रहता है कि मेरी बीएसपी मजबूत होनी चाहिए। अगर बीएसपी है तो हमारा मान सम्मान भी है, अगर बीएसपी नहीं है तो हमारा मान सम्मान भी नहीं है। यहाँ इस दिल्ली की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे देश के अंदर चाहे दलित समाज के हो, चाहे आदिवासी समाज के हो, चाहे पिछड़े समाज के हो, चाहे गरीब समाज के हो, जो भी लोग हैं उन सबके मन में रहता है। और रीजन भी उसका है, बहुजन समाज पार्टी कहती है जब हम इस देश में आएंगे तो बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू करके रखेंगे और जनता की सोच को करके। और इसके लिए माननीय कांचीराम साहब ने भी नारा दिया था, संविधान के सम्मान में बीएसपी, ये हमने नहीं, माता कांचीराम साहब ने भी कहा। और ये बाबा साहब ने भी कहा कि मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक तुम्हें अपने संविधान की रक्षा करनी है, और जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक मैं तुम सबके बीच में जिंदा रहूंगा। और आज तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं हमारे संविधान को कमजोर करने में लगी। तमाम वो पार्टियां जो संविधान के दायरे में नहीं रहती, संविधान के सिस्टम में काम नहीं करती। अगर मैं दिल्ली की अगर बात करूं, जो भी पार्टियां इस प्रदेश के अंदर सत्ता में रही, चाहे लंबे अरसे तक कांग्रेस भी रही, लंबे समय तक यहां आम आदमी पार्टी भी रही, उससे पहले बीजेपी भी रही और अब फिर से बीजेपी भी, लेकिन इन लोगों ने दिल्ली के अंदर बाबा साहब के संविधान को नहीं रखा। बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ही काम किया। इन्होंने हमें गरीब से गरीब बनाए रखने में अपनी जीत को महसूस किया। और मैं जब इधर आ रहा था संजय कॉलोनी के अंदर, तो लगा मैं बांग्लादेश से आया। इतनी गरीबी, इतनी गंदगी, यहां बातें पार्टी बीजेपी वाले बोलते मेरे दिल्ली को चमका था। अरे तुम यहां आ जाओ, तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल होगा जहां मेरा समाज रहता है, और तुम्हारी वजह से रहता है, तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से रहता है, तुम्हारे भ्रष्टाचार की वजह से मेरा समाज यहाँ मजबूर है यहाँ पर रहने के लिए। और आज ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे तमाम साथियों ने भी कहा कि संजय कॉलोनी के अंदर माननीय कांचीराम साहब और अग्रिया बहन जी कई बार आए, और माननीय कांचीराम साहब उस वक्त पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के मीटिंगें करते थे और क्या कहते थे, जहां झुग्गी जहां झोपड़ी वही मकान, यही नारा दिया गया। और लेकिन आज क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले यही बोल रही थी कि जहां झोपड़ी वही मकान, लेकिन आज क्या हुआ, सबसे पहले उसने गरीबों की झोपड़ियों में हमला कर दिया, सबसे पहले झुग्गियों को तबाह करने का काम किया। और एक क्यों नहीं, लाखों मकानों को निष्ठ नाबूद कर दिया गया। और उन जमीनों को क्या करेंगे, ये उन जमीनों को बड़े बड़े धंधा सेठों को दे करके वहां होटल मॉल बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। इनकी मंशा नहीं है कि देश के अंदर जो बहुजन समाज के जो लोग हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाए। वे नहीं चाहते कि जो दलित समाज के जो बच्चे हैं पढ़ लिख अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि दलितों के बच्चे नाले और साफ करते आ रहे हैं तो इनके बच्चे
हमेशा नाले और गटर से साफ करते रहे। ये हमारी सोच नहीं है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर लंबे अरसे तक रही। आप देखिए कि राज्यसभा के अंदर उनके कई सारे सांसद है कि नहीं है। तमाम सांसदों के नाम आप देख लीजिए। किसी भी सांसद और राज्यसभा की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी से कोई भी सांसद दलित नहीं है, मुसलमान भी। एक भी सांसद दलित मुसलमान नहीं, लेकिन वोट आपका लेते हैं और राज्यसभा में सांसद गंदा सेठों को बनाते हैं। तो इसलिए बीएसपी ने नारा दिया था, माजरा कांशीराम साहब ने बहुत नारा दिया था दिल्ली में कि वोट हमारा राजकुमारों नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब इसका ऐलान करने का समय आ गया। और आपने देखा भी कि अभी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी लंबी लंबी बातें कर रही थी। उससे पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि हमने मैनुअल स्केचिंग का काम खत्म कर दिया। अब दिल्ली के अंदर किसी की मौत रिटर्न नहीं होती है। लेकिन आपने देखा अभी इसी महीने के साथ अगले महीने जुलाई में आपने देखा कि 2 बच्चे इसी दिल्ली के अंदर गटर साफ करते उनकी मौत हो गई। दिल्ली के अंदर उनकी मौत हो गई। रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे। 300 रुपए की मजदूरी में उनको गटर में उतार दिया गया। जहरीली गैसों की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन सरकार ने कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मरने वाला दलित था, उन पर फर्क नहीं पड़ने वाला। वो नहीं चाहते आपके बच्चे पढ़ जाए, वो नहीं चाहते आपके बच्चे पढ़ के अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो चाहते हैं आपके बच्चे मजदूर बने, आपके बच्चे ऑटो ड्राइवर बने, आपके बच्चे सफाई कर्मी बने। उनकी ये सोच है, लेकिन बीएसपी की ये सोच नहीं है। बीएसपी कहते हैं जब हम पावर में आएंगे तो स्कूलों को फ्री कर देंगे। क्या कहते हैं? स्कूलों को फ्री करेंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, हम वकील बनाएंगे, हम अधिकारी बना के ऊंची ऊंची कुर्सियों पर तुम्हारे बच्चों को बैठाने का काम करेंगे। लेकिन नालियों के गटर साफ करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और इसलिए आपने देखा भी जब उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने गरीबों की शिक्षा को फ्री करने का काम किया। बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संघर्ष करो। शिक्षित बनने का नाम पर बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शरीर का दंड जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी उद्देश्य पर माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में गरीबों की शिक्षा को फ्री कर दिया, स्कॉलरशिप दिया, 0 फीस पर एडमिशन दिया और कहा तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई में 1 पैसे की अगर कोई दिक्कत आएगी, तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, आप तुम्हें रोटी नहीं देंगे, पढ़ाई करते। तुम विदेश पढ़ाई करने जाओ तो हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम विदेश से पढ़ करके आ जाओ। लेकिन अभी आपने देखा 180 बच्चों का ओवरसीज यूनिवर्सिटीज के अंदर, बाहरी विदेशों के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर दलित बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो नहीं जा पाए। केंद्र की सरकार ने बोला हमारे पास पैसा नहीं। अब आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए इनकी सोच। कहा हमारे पास पैसा नहीं है, गरीबों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, लेकिन धन्ना सेठों के कर्ज को पास करने के लिए 14 लाख करोड़ रुपए उनके पास है। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने गरीबों के, हमारे और आपके खून पसीने कमाई को धन्ना सेठ के टैक्स को माफ करने का काम किया, उनके कर्जे को माफ करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी लंबी लंबी बातें करती है। एक आंकड़े के अनुसार स्विस बैंक में जो काला धन जमा है 2021 के बाद से लेकर 2025 के बीच में जितना भी धन जमा था वो धन 3 गुना हो गया। माने कि अगर वो पहले अमित शाह जी बोल रहे थे कि हम स्विस बैंक में इतना काला धन जमा है कि 15-15 लाख रुपए भी हर भारतीय को बांट दिए जाए तो पैसे कम नहीं पड़े। ये बात बोलते थे, वो बात सही बोलते हैं, ये बात 100% सही है। लेकिन ये रिकॉर्ड किया 2021 से लेकर 2025 के बीच में इसी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार रही और 21 से 25 के बीच में वहां जो स्विस बैंक में पैसा जमा था वो 3 गुना हो गया। माने कि अगर हर भारतीय में बात करो तो आज भारतीयों का
पैसा गरीब से गरीब भाई और बहन का पैसा 15 से कितना हो गया, 45 लाख रुपया हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? पहले 15 लाख 2014 में था और अब कितना हो गया, 45 लाख रुपया होगा। डर तो इसी बात का है, डर तो इसी बात का है। उन्हें मालूम है ये पैसा बीएसपी वालों का नहीं है, किसी का भाई क्या? बीएसपी वालों का पैसा नहीं है, लेकिन पैसा किसका है? उन्हीं लोगों का जो उनके यहाँ बैठते हैं, उनके साथ उठते बैठते, उन्हीं का पैसा है। जैसे नीरव मोदी आया, विजय माल्या आया, कितने सारे भगोड़े पैसा लेकर भाग गए। इवन उसने बोला भी, विजय माल्या ने बोला भी, अरे मैं तो ऐसा नहीं भागा, मैं तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके आया था। उसने ये स्टेटमेंट भी दिया कि मैं ऐसी चोरी छिपे नहीं भागा, और कोई भी भारत से पैसा लेके चोरी छिपे भाग भी नहीं सकता, कोई गायब नहीं हो सकता। उसको भागना है तो पानी के जहाज से जाएगा, और या वो जाएगा हवाई जहाज, जाएगा नहीं जाएगा, और हवाई जहाज से जाएगा दुनिया भर की चेकिंग होती। गेट में दिखाओ अपना आई कार्ड दिखाओ, गेट पे मांगेगा, उसके बाद अंदर जाओ तो मांगेगा, फ्लाइट में बैठने जाओगे टिकट मांगेगा, फ्लाइट के अंदर घुसने जाओगे तो और भी तुम्हारा टिकट चेक करेगा। इतना सारा सिक्योरिटी होने के बाद सरकार कहती है वो भाग गया। अरे भाग नहीं गया, आपने भगाया है बकायदा, आपने भगाया है, और ये गरीबों के पैसे को लूटा गया है। और इसीलिए उन्हें वो डर है, अगर बीएसपी आ गई तो एक एक पैसे का हिसाब लेना हम जानते हैं। हम अपने खून पसीने कमाई का हिसाब लेना जानते हैं। इस 14 लाख करोड़ रुपए तुमने किसको दिया, किसको बांटा, उसका हिसाब भी लेंगे, उसका हिसाब भी लेंगे। जो काला धन के रूप में स्विस बैंक में जमा है, वो पैसों को भी लेने का काम करेंगे, और इसी देश के अंदर गरीबों में बांटने का भी काम बहुजन समाज पार्टी करती है। और इसीलिए इन लोगों ने तमाम तरीके से बहुजन समाज के लोगों को कमजोर करने का प्लान किया। पूरे देश के अंदर आपकी शिक्षा पे हमला हो गया। आपने देखा कि हर प्रदेश के अंदर, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में खबर आई होगी कि 27,000 स्कूल बंद करने की प्लानिंग की गई। आपने देखा कि आपके बगल में हरियाणा है, हरियाणा में 5,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, और वहां कहा गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो 500 रुपये फीस पड़ेगी, और सरकारी प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो 1,000 रुपया वजीफा मिलेगा। कहा कि नहीं कहा गया? हमारे प्लान क्या हुआ? सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से निष्ठ नाबूद कर दो। यही नहीं, 80,000 स्कूलों को मध्य प्रदेश में बंद करने की प्लानिंग की गई। 10,000 स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद कर दिए गए। इसका फर्क किसके पड़ने वाला है? अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते, अमीरों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में इस देश के बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे पढ़ के ऊपर बढ़ जाए, वो नहीं चाहते कभी। इसीलिए आपको कमजोर करने की प्लानिंग की जाती है। आपकी शिक्षा पे हमला हो गया, स्कूल बंद कर दिए गए, आपकी नौकरी पे हमला हो गया, अब आपकी नौकरियां भर्ती नहीं होती, सरकारी कानून के तहत कोई भर्ती नहीं की जा रही। केंद्र ने कम से कम 15 से 20 लाख नौकरियां पड़ी है, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही। और क्या किया जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती की जा रही है, जहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं लगता। माने प्राइवेट भर्ती की जा रही है, एजेंसी के द्वारा भर्ती की जा रही है, जहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। स्कूल बंद कर दिए गए, नौकरी खत्म कर दी गई, वजीफा बंद कर दिया गया, जीरो फीस परमिशन बंद कर दिया गया, स्कूल तोड़ दिए गए, और यहां तक कि तुम्हारे रहने के मकानों को भी तोड़ दिया, झुग्गी झोपड़ी भी तोड़ दी। दिल्ली में तोड़ी गई, उत्तर प्रदेश में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, छत्तीसगढ़ में जाए, हरियाणा में जाए, कहीं भी जाए, अगर आप कहीं सरकारी जमीनों पे रहते हैं, और इस देश का 90% दलित समाज गांव के अंदर सरकारी जमीनों पे रहता है। बचत की जमीन है, खलिहान की जमीन है, बंजर जमीन है, आबादी की जमीन है, उन्हीं जमीनों पर मेरा दलित समाज इस देश में मकान बना के झोपड़ी बनाते रहता है। और लेकिन अब साजिश क्या हो रही है? सरकारी जमीनें खाली कराने का प्लान किया जाता है कि सरकारी जमीनें खाली करा ली जाए, और उसके तहत पूरे देश के अंदर दलित समाज के भाई बहनों के मकानों को तोड़ दिया जाता है, और
सरकारी जमीन खाली कराने पर आपको कुछ बिगड़ के जा रहा है। तो हर तरह से आपको तोड़ने की की जा रही है। और अब तो और हद हो गई, अब तो हद हो गई। यार की जो ताकत थी वोट की ताकत को भी कमजोर करने की प्लानिंग की जा रही है। बिहार से लेकर शुरू हो गए, आपके वोट काटे जाएंगे। मैं कल बिहार गया था और बिहार के अंदर मैंने जानकारी ली। पहले उन्होंने कहा मैंने 65 लाख वोट काट दिए। आज लिस्ट जो 7.5 करोड़ लोगों की थी उसमें 22 लाख लोगों की मौत हो गई। 38 लाख लोग बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए, परमानेंट लिस्ट उनके पास आकर 7 लाख बताया कि 7 लाख वोटर उन्हें डबल वोट चढ़ गया है, डबल के वोट। लेकिन उनका एक सेंटर नहीं दिया। माने किस क्रम में किस बूथ में कौन आदमी डबल हो गया, कौन बूथ का आदमी कहां चला गया, वो कोई जानकारी नहीं दे रहे। वो ये कहते मैंने 65 लाख वोट काटा। और अभी फिर कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जिसका 2003 की लोकसभा के चुनाव में वोट था, मैंने पहली बार जिसने वोट डाला 2003 के चुनाव में 18 साल का होगा। यही नियम है कि नहीं है? 18 साल का जो व्यक्ति था जिसने 2003 के चुनाव में वोट डाला और आज 2025 हो गया, माने कितने साल हो गए उसको? 18 साल का तब था और भी कितने हो गए? 22 हो गए, 40 साल हो गए। माने आज की डेट में 40 साल तक के व्यक्ति को अपना आधार कार्ड नहीं मान रहे वो लोग और वोटर आईडी कार्ड भी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं आप अपना निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, जाति प्रमाण पत्र लेके आओ, अपना आईडी प्रूफ लेकर के आओ, ये वहां पे जमा करो। अब हर आदमी पूरे देश के अंदर यही मानता था कि आधार मेरी आईडी है, वोटर कार्ड मेरा आईडी, यही मानते नहीं मानते थे? उसको ही दिखा के सारा काम हो रहा। अब ये मेरे समझ नहीं आ रहा कि जब चुनाव आयोग आईडी मांग रहा है तो आईडी कौन सी है, निवास प्रमाण पत्र कहां से लेके आएगा? बिहार के 3.5 करोड़ लोग बाहर पूरे देश के अंदर मजदूरी करता है, कहीं पंजाब में करता है, कोई हैदराबाद में करता है, कोई तमिलनाडु करता है, कोई पौंडीचेरी करता है, कहीं केरला में करता है। इस तरह से पूरे देश में बिहार के लोग दिल्ली में भी करता है। लेकिन वो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो वहां बिहार में जाएं और 1 महीना चक्कर लगाएं और अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा के लेकर के पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब वो धमकी दे रहा, चुनाव आयोग धमकी दे रहे कि अगर तुमने अपना फॉर्म नहीं जमा किया लास्ट डेट तक, उसके बाद आपके वोट काट दिए जाएंगे। कितनी बड़ी साजिश! जिस वोट के अधिकार को लेके बाबा साहब ने हमें संघर्ष करके हमको वोट का अधिकार दिलाया, उनके मन में था कि मेरा आज नहीं तो कल मेरा बहुजन समाज जागेगा और अपने वोट के दम पर दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचेगा। ये सपना बाबा साहब का था, ये हमारा सपना नहीं था, बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब ने एक ही सपना देखा कि जाओ मेरे बच्चों दिल्ली के मंदिर पे, दिल्ली के शक्ति के मंदिर पे अपना कब्जा कर लो, ये मेरा सपना। और आज तक ही मेरे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के सपने पूरा नहीं कर पाए। और बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया तो बाबा साहब ने कहा इसी वोट के जरिए आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को खत्म कर सकते हैं, इसी वोट के जरिए आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, इसी वोट के जरिए आप अपने आने वाली संतानों को इस देश में राजा बना सकते हो और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि इसी वोट के जरिए आप दिल्ली के राजा बन जाओगे और जब दिल्ली के राजा बन जाओगे तो पूरे देश के राजा और पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश का खजाना तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। और जब राजा बन जाता है तो उसकी कौम भूखी नंगी नहीं होती, उसकी कौम भूखी नंगी नहीं रहती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजा बनने का समय आ गया। ये तमाम प्रयासों से हमको रोकने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं, हमें हर हालत में अपनी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। अगर बीएसपी मजबूत हो गई और बीएसपी दिल्ली में आई, बीएसपी को साजिश कहता है 2012 में रोकने का काम किया गया था। 2012 में हम शायद 14% वोट पे आ गए और उसके बाद हम पीछे हुए। लेकिन हमें इस बात को मानना चाहिए कि हमने दिल्ली को जीतने का काम किया था। 2012 में 14% वोट लेकर के आए थे और ये हम फिर से नहीं जा सकते हैं। उसको कहा जाए बीएसपी का डंका दिल्ली में बजा करके फिर और इसके लिए हर सभी को जुड़ना पड़ेगा। बहुजन समाज के जो अभी दंग है
तमाम बहुजन समाज की, जो दलित समाज की छोटी छोटी जातियां हैं और ओबीसी की जातियां हैं, जो गरीबों में है, जो मुसलमानों में है, जो प्रकाश में भी गरीब लोग रहते हैं, इन सबको एक होना पड़ेगा और नीले झंडे की सरकार दिल्ली में बनानी पड़ेगी। और जिस दिन नीले झंडे की सरकार, हाथी निशान की सरकार दिल्ली में बन जाएगी, उस दिन मेरे भाई बहन ये नरक वाली जिंदगी छोड़ेंगे और बंगलों में जाकर रहना शुरू कर देंगे। उसी दिन, और ये मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये आपने देखा है जब उत्तर प्रदेश के अंदर आलिया बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बने तो गरीबों को 2-2 कमरे का फ्लैट देने का भी काम दिया कि नहीं किया। गांव के अंदर अम्बेडकर कॉलोनी देने का काम किया गया। गांव के अंदर भूमिहीन लोगों को 2-2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीनों के पट्टे भी देने का काम किया गया। ये किसी और नेता के अंदर हिम्मत नहीं है। ये हमारी नेता, हमारी शेरनी बहना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अंदर हिम्मत थी, तो इन्होंने देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जहां दलितों को पट्टे भी दिए गए और दलितों को मान सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए बंदूकों के लाइसेंस भी दिए गए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के। ये सारे काम उत्तर प्रदेश में किए गए। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में 50 लाख नौकरियां, 10 लाख का बैकलॉग कहीं भर्ती किया गया तो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती किया गया। और आज तक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें तमाम मेरे साथी बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी, ये बहुत पैसे वाली पार्टी, गरीबों की पार्टियां नहीं है, ये पैसे वालों की पार्टियां हैं। तो आपको समझना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का जब प्रत्याशी होता है तो आप में से कोई भाई और बहन होता है, गरीब होता है गरीब होता है। आप ही में से कोई होगा, कोई धन्ना सेठ नहीं होता है यहाँ पर, उसके पास हजारों करोड़ रुपए नहीं होता है, लेकिन उसकी विचारधारा चट्टान की तरह होती है। अम्बेडकर वाली विचारधारा को लेकर के जंगे मैदान में कुछ पड़ता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीएसपी कोई कमजोर नहीं है। बीएसपी से गरीब भाई बहन एमएलए बन करके विधानसभा में काम किए हैं, लोकसभा में जाने काम किए हैं। अगर आप सब एक हो जाओ तो ये धन्ना सेठ हार जाएंगे और बहुजन समाज मेरा जीत जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक होना पड़ेगा, एक हो करके आने वाले समय में वोट देना पड़ेगा और धन्ना सेठ के लोगों को ललकारना पड़ेगा कि अब तुम्हारा राज नहीं होगा, दिल्ली में बहुजनों का राज इस बार दिल्ली में आने वाला है। जब तक इस तरह की परंपरा आप नहीं बनाओगे तब आपकी पार्टी मजबूत नहीं होती। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो जहां पर है, जिस पद पर है, जिस मोहल्ले में है, जिस वार्ड में है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी पार्टी को, अपने दायरे को मजबूत करने का काम करें। अगर हम अपने दायरे को मजबूत नहीं करेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। एक आदमी पार्टी को मजबूत नहीं कर सकता। अगर हमें जंग जीतनी है तो हमें पूरी सेना खड़ी करनी पड़ेगी। सेना हमारी मजबूत होगी तो दिल्ली की जंग भी हम जीतेंगे। अगर हमारी सेना कमजोर है हम दिल्ली की जंग जीत नहीं सकते। और मात्र जंग नहीं है, ये बहुजनों के सपने हैं, यहाँ पर समझ लीजिए आप। ये मात्र हमारी कोई राजनीतिक जंग नहीं है, सत्ता की जंग नहीं है, ये लाखों करोड़ों बहुजनों के अरमान है, लाखों करोड़ों बहुजनों के सपने हैं, लाखों करोड़ों बच्चों की अरमान है कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मजदूर नहीं बनना है। हमें पढ़ने का मौका मिले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमकी सोच है, उन सबकी सोच के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी आप सबके बीच में और आप सभी लोग रात दिन काम कर रहे हैं, तो आप हम और आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन को इस देश में मान सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ। हाँ दीदी चलो हम खाना तो बना मौलाना कांशीराम साहब ने हमें नारा दिया, उस नारे को मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। मौलाना कांशीराम साहब ने जब मूवमेंट शुरू किया तो उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब अभी सोचते हैं आप क्यों नारा ऐसा क्या बात है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मौलाना कांशीराम साहब ने कहा जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते, जो लोग तुम्हारे बहु बच्चों के साथ में गलत काम करते, गलत निगाहों से देखते हैं,
आपको उनको वोट नहीं देना है। उन्होंने कहा अब वोट तुम्हारा, राज हमारा, वोट हमारा और राज भी हमारा होगा। अब वो दिन चले गए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। इसलिए कहा था मौलाना कांशीराम साहब ने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी सिद्धांत के तहत हमें दिल्ली में काम करना पड़ेगा। और निश्चित तौर से जब आप सब लोग जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पिछले कई महीनों से मेरे बहुजन समाज के तमाम जाबाज सिपाही, तमाम मेरे युवा साथी, उन लोगों ने कमर कस ली है, नीला झंडा हाथ निशान को लेकर के मैदान जंग में दिल्ली में कूद पड़े हैं। तो मैं निश्चित तौर से दावे के साथ मैं कहता हूँ कि जिस तरह से आप काम शुरू कर चुके हैं, आने वाली जो सफलता होगी वो आपके कदम चूमने की तरफ बढ़ रही है। आपसे कदम चूमने की आने वाली सफलता और सबसे पहली सफलता आपको मेयर चुनाव में मिलने वाली है। हमारे अजय जी बोल रहे थे हमने डिप्टी मेयर बनाने का भी काम किया कि नहीं किया। अब डिप्टी से काम नहीं चलेगा, सीधा मेयर चाहिए और उसके बाद चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। 100% बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बहुजनों से ही अपने सीएम को बनाने का काम करेगी। हमें ऐसी पूरी आशा विश्वास है कि आप सभी लोग पूरे तन मन धन के साथ में जिस तरह से इस कार्रवाई को, इस मूवमेंट को, इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, इसको कंटिन्यू मजबूत करते रहेंगे। और मैं आपको वार्निंग भी देता हूँ कि तमाम पार्टी आएंगी नीला झंडा लेकर के, जिसमें आपका हाथ के निशान नहीं है तो मान लेना वो तुम्हारी पार्टी नहीं है। नीले झंडे वाले तो बहुत आए, बहुत बेरूपी आएंगे, जय भीम बोलेंगे, जय कांशीराम बोलेंगे, लेकिन बीजेपी से सार गाड़ करके तुम्हारी ताकत को कमजोर कर दे। इसलिए आप सबको सजग रहना है, आप सबको ताकतवर रहना है, जागते रहना है। और इस बार दिल्ली पे नीला झंडा हाथ के निशान फहरा करके रहना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर से आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग इतनी भारी संख्या में इधर बैठे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप सभी लोग महापुरुषों के मान सम्मान में नारे लाने काम करेंगे। बाबा सरवर रहे, बाबा सावर रहे, कांशीराम समर रहे, देश की का पहचान नीला झंडा जी संघर्ष करो, जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। महात्मा फूले अमर रहे, साहू जी महाराज अमर रहे, गांधी अमर रहे, लीला खाना अमर रहे, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, अभी आप लोगों ने हमारे तीनों मुख्य अतिथि लोगों का सुना। अब मैं इधर दक्षिणी जोन के तरफ से और इस जोन में आने वाले दोनों जिला दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और उसके अंतर्गत आने वाला 200 विधानसभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी